यहीं पर बच्चा 9 महीने तक रहता है। ठीक है, माँ के शरीर में जो 9 महीने तक बच्चा है ना, वो इसी गर्भाशय में रहता है। संतान कब बनेगा? संतान तब बनेगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे। मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, और ये अंडाणु कौन बनाएगा? और यहाँ पर वो इंतजार करता है शुक्राणु का कि मेरा शुक्राणु आएगा और मुझसे निषेचन करेगा। और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो ही तो बच्चा बनता है। तो वो मिलते कहाँ पर है? हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो। आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम, बायोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दमदार टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। और आज इतने बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को समझाएंगे कि रटोगे नहीं बल्कि दिमाग में फिट कर लोगे। तो एक बार जरूर देखना, और ऐसा वीडियो फिर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि एकदम आसान भाषा में हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाले। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक लड़की की जरूरत होगी। उस लड़की का नाम है कलुई। अब कलुई को अगर देखा जाए, ठीक है, ये हमारी भैया कलुई है। ठीक है, बना देते हैं ड्राइंग। अब कलुई के शरीर में बहुत सारे अंग है। आंखों का काम है देखना, मुंह का काम है बोलना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना। ठीक है, अब हर अंग का अपना अपना काम है। वैसे ही इस कलुई के शरीर में कुछ ऐसे अंग है जिसका काम होता है जनन की क्रिया में भाग लेना। उन अंगों को ही मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मादा जनन तंत्र क्या है, तो आप बोलोगे ऐसे अंगों का समूह जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, मादा जनन तंत्र कहलाता है। अब इसके शरीर में अगर देखा जाए तो इसके शरीर में बीच में एक पट्टी होता है। इस पट्टी को कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, ये मांस की बनी हुई एक पट्टी होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। और ये डायफ्राम क्या करती है? शरीर को 2 भागों में बांटेगी। ऊपर वाला भाग जहां पर फेफड़ा, दिल, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, उसे वक्ष गुहा कहते हैं। और वक्ष गुहा के नीचे, इस डायफ्राम के नीचे वाला भाग जहां पर पाचन तंत्र, आपके बाकी अंग पाए जाते हैं, उसे कहते हैं उदर गुहा। उसे कहते हैं उदर गुहा। अब ये देखो, ये कमर वाला भाग, ये कमर वाला भाग कहलाता है श्रोणि भाग। क्या कहलाएगा? श्रोणि भाग, यानी पेल्विक रीजन। और जो मादा जनन तंत्र होता है वो कमर के निचले वाले भाग, जिसको श्रोणि भाग कहते हैं, वहां पाया जाता है। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र कैसा दिखाई देता है। तो कलुई के शरीर में जब हमने मादा जनन तंत्र को देखा तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये है मादा जननांग जो श्रोणि भाग में पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये मादा जननांग का आंतरिक संरचना है। इसमें बहुत सारी चीजें, ये जो आपको नलिका दिखाई दे रहा, इसे योनि कहते हैं। यही योनि के द्वारा जो माँ है वो बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और योनि के द्वारा ही संभोग की क्रिया, यानी मेल और फीमेल सेक्स करते हैं। मेल के बॉडी से जो स्पर्म निकलता है वो इसी योनि के द्वारा शरीर के अंदर जाता है। इस योनि के ऊपर ये छोटा सा जो दरवाजा दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ये गर्भाशय ग्रीवा क्या करता है? गर्भाशय और योनि को जोड़ने का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के ठीक ऊपर उल्टे नाशपाती के आकार का एक संरचना होता है। इस संरचना को कहते हैं गर्भाशय। यहीं पर बच्चा 9 महीने तक रहता है। ठीक है, माँ के शरीर में जो 9 महीने तक बच्चा है ना, वो इसी गर्भाशय में रहता है जो उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इसमें 3 परत पाया जाता है। सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, या हम कहते हैं बाह्य गर्भाशयी परत, पेरीमेट्रियम। अब बात करेंगे दूसरे परत की, तो दूसरा परत कहलाता है हमारा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यानी मध्य गर्भाशयी परत। और सबसे जो अंदर वाली परत है वो खून की बनी होती है, और यही परत टूटता है तो हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, एंडोमेट्रियम का टूटकर योनि से निकलना, इसे पीरियड कहते हैं, जो खून का बना होता है। और याद रखना, ये महिला में हर महीने बनता है। ये हर महीने बनता है। बच्चा अगर गर्भ में नहीं आता तो ये टूट करके निकल जाता है। जैसे हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम फटाफट से क्या करते हैं? बेडशीट
बदल देते हैं और जैसे ही मेहमान चला जाता है फिर से नया बेडशीट को चपोत कर रख देते हैं और पुराना बेडशीट बिछा देते हैं। उसी तरह से जब गर्भाशय को लगता है कि अब बच्चा आ रहा है, ठीक है, एक नया जीवन आ रहा, तो वो फटाफट से खून का बना एक परत बनाती है ताकि बच्चा 9 महीने तक आराम से उस गद्दे पर रह सके। लेकिन जब निषेचन नहीं होता, शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलते, तो परत कहती है जा, बच्चा तो नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। मैं दुखी हो गई और टूट करके रक्त के रूप में निकल गई, जिसको हम कहते हैं पीरियड। अब बात करेंगे यहाँ पर एक लंबा सा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसका काम क्या है, तो अंडाशय के अंदर जो अंडा बनता है, ठीक है, वो बनने के बाद फैलोपियन नलिका में आता है और यहाँ पर वो इंतजार करता है शुक्राणु का कि मेरा शुक्राणु आएगा और मुझसे निषेचन करेगा। और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो ही तो बच्चा बनता है। तो वो मिलते कहाँ पर है, फैलोपियन नलिका में। अब फैलोपियन नलिका बड़ी लंबी नलिका है, इसके भी कुछ भाग है। कौन कौन से भाग है, तो देखो, जो भाग, ये वाला भाग जहां पर गर्भाशय और फैलोपियन नलिका आपस में जुड़े, जैसे ये बांह है, ये बांह है, तो यहाँ कंधा है। कंधा का मतलब जहां पर हमारा क्या हो रहा है, ये हिस्सा हाथ हमारा इससे जुड़ रहा है, इसको कंधा कहते हैं ना। वैसे ही जहां पर फैलोपियन नलिका और गर्भाशय आपस में जुड़ रहे हैं उस भाग को स्थमस कहा जाता है या संकीर्ण पथ कहते हैं। अब अगला सवाल, हमने कहा फैलोपियन नलिका में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तो जहां पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उस जगह को कहा जाता है एम्पूला या फिर तुम्बिका के नाम से जानते हैं। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर कीप जैसी, कभी आप मिट्टी का तेल खरीदने गए हो, जब मिट्टी का तेल खरीदोगे तो आपको ऐसे, अब तो मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया, पहले जब मिट्टी का तेल हम गैलन में लेने जाते थे ना, तो मम्मी ऐसा कुप्पी भेजती थी जिसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था और हमारे गैलन में भर जाता था। तो इससे आपको याद रखना है कि जब हमारा यहाँ फैलोपियन नलिका में जो कीप जैसी संरचना दिखाई दे रही ना, इसे कहते हैं कीपक, इसे कहते हैं कीपक, ठीक है। यहाँ पर ये उंगली नुमा संरचना, ठीक है, कीपक में उंगली नुमा संरचना होता है जो अंडाशय को पकड़ने का काम करे। जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ में उंगली है, ये हम उस उंगली के द्वारा हमने क्या किया, इस बोतल को पकड़ लिया, इस उंगली के द्वारा हमने हाथ को पकड़ा। वैसे ही फैलोपियन नलिका में उंगली नुमा संरचना होता है जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं और ये क्या करता है, अंडाशय को पकड़ने का काम करता है। अंडाशय हमारा बीच में है, एक तरफ से उसको फैलोपियन नलिका का झालर पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से गर्भाशय मीसोवेरियम परत द्वारा, मीसोवेरियम परत द्वारा हमारे अंडाशय को पकड़ी होती है, कहीं अंडाशय गिर ना जाए, ठीक है। तो अंडाशय को दोनों तरफ से पकड़ा गया होता है, एक तरफ से फैलोपियन नलिका का उंगली जिसको झालर कहते हैं और दूसरी तरफ से गर्भाशय से वो मेसोवेरियम परत द्वारा जुड़ी होती है। ये हमारा मादा जनन तंत्र है, ठीक है। ये जो गोल सा संरचना दिखाई दे रहा जो अखरोट के समान होता है इसे अंडाशय कहते हैं। ये संख्या में 2 होता है जो दोनों फैलोपियन नलिका द्वारा जुड़ा होता है। महिला में 2 फैलोपियन नलिका और 2 हमारा अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय के अंदर ही अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। संतान कब बनेगा, संतान तब बनेगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे। मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं और ये अंडाणु कौन बनाएगा, तो मादा जननांग में अंडाशय क्या करता है, आपका मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करेगा। अब हम मादा जननांग में कुछ भागों की बात करेंगे। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है, तो याद रखना ये हमारा वच गुहा जहाँ पे फेफड़ा दिल पाया जाएगा, ये उदर गुहा जहाँ पाचन तंत्र पाया जाएगा, ये कमर वाला हिस्सा जिसे श्रोणि भाग कहते हैं, यहाँ पर ये मादा जनन तंत्र ऐसे पाया जाएगा, ठीक है। अगर अंदर से मादा जनन तंत्र को देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार का ही आपको दिखाई देगा। मादा जनन तंत्र में जितने भी भाग हैं, मादा जनन तंत्र में हमारे जितने भी भाग हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है हमारा प्राथमिक अंग, पहला प्राथमिक अंग, और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक अंग जिसको सहायक अंग भी कहते हैं। अब दोनों को समझ लो। प्राथमिक अंग का मतलब होता है ऐसा अंग जिसके बिना जनन नहीं हो सकता। अगर
प्राथमिक अंग नहीं होगा तो संतान नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना, क्योंकि ये प्राथमिक अंग ही है जो अंडे का निर्माण करेगा। ठीक है, मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र का वो भाग जो अंडे का निर्माण करता है। दूसरा, जो फीमेल सेक्स हार्मोन, जो क्या फीमेल सेक्स हार्मोन स्त्रावण करता है, हम उसे प्राथमिक अंग कहते हैं। और वो अंग कौन सा है, तो उस अंग का नाम है अंडाशय। अंडाशय आपका प्राथमिक अंग है। अगर किसी महिला में अंडाशय नहीं रहेगा तो जनन नहीं होगा, क्योंकि यही अंग है जो अंडाणु बनाएगा, यही अंग है जो महिलाओं में जो महिला वाला लक्षण आता है ना, वो फीमेल सेक्स हार्मोन की वजह से आता है, और ये हार्मोन अंडाशय से निकलता है। ये संख्या में 2 होते हैं जो फैलोपियन ट्यूब के झालर द्वारा जुड़े होते हैं और गर्भाशय के मेसोवेरियम परत द्वारा जुड़े होते हैं। बाकी जितने भी मादा जनन तंत्र के अंग होते हैं वो सभी के सभी आपका द्वितीयक अंग में आएगा, यानी ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में केवल सहायता करते हैं। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, संतान कैसे होगा जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे, तो ये आपका जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये सहायता करता है शुक्राणु और अंडाणु को मिलने में। ठीक है, जैसे शादी तो केवल दूल्हा और दुल्हन का होता है, लेकिन बाकी जितने भी होते हैं घराती बाराती, वो दोनों को मिलाने का काम करते हैं। सेम उसी तरह से प्राथमिक अंग अंडाणु का निर्माण करेगा, बाकी जितने भी अंग है वो आपका क्या करते हैं, तो दोनों को मिलाने का काम करते हैं। द्वितीयक अंग में क्या क्या आएगा, सबसे पहले नलिकाएं आती हैं। कुछ नलिकाएं हैं जो शुक्राणु अंडाणु को मिलाने का काम करेंगी। कुछ ग्रंथियां हैं जो जनन में मदद करती हैं। फिर उसके बाद है भाग जो जनन में मदद करती है, और लास्ट में आपका बाह्य जननेंद्रियां, यानी मादा जनन तंत्र को बाहर से देखने पर आपको क्या क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर नलिकाओं की बात करें तो नलिका होता है आपका फैलोपियन नलिका। ठीक है, मादा जनन तंत्र में 2, संख्या में 2, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका पाई जाती है जिसको फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तो भैया इसमें आता है स्थमस, जिसको संकीर्ण पथ कहा जाता है, जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। दूसरा एम्पुला, जहाँ पे नर और मादा युग्मक मिलते हैं। और तीसरा होता है बच्चा आपका स्थमस एम्पुला के बाद आपका कीपक। कीपक में उंगली नुमा संरचना होता है जिसे झालर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ग्रंथियां, ठीक है, मादा जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जनन की क्रिया में मदद करेगी। सबसे पहला स्तन ग्रंथि, जो डिलीवरी के बाद महिला के स्तन से दुग्ध का निर्माण करती है। ठीक है, तो कुछ स्तन ग्रंथि लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, लेकिन लड़कियों में ये सक्रिय होता है, इसीलिए डिलीवरी के बाद स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निर्माण होता है। दूसरा आपका है बार्थोलिन ग्रंथि, जो योनि के दीवारों पर पाया जाता है। ये आपका सेक्स के दौरान ये क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। बार्थोलिन ग्रंथि पुरुष में 3 ग्रंथियां होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोइरेथ्रल। ये बल्बोइरेथ्रल के समजात होता है। ठीक है, ये बल्बोइरेथ्रल के समान होता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भाग की, तो इसमें आएगा गर्भाशय, उल्टे नाशपाती के आकार का थैलेनुमा संरचना, जो क्या है, नींबू के आकार का होता है, लेकिन जब इसमें बच्चा आ जाता है 9 महीने तक रहता है तो इसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय के नीचे गर्भाशय ग्रीवा होता है, गर्भाशय ग्रीवा के नीचे योनि होता है। अब बात करते हैं बाह्य जननेंद्रियां, यानी बाहर से देखने पर क्या क्या दिखाई देगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहले इन अंगों के बारे में पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखो, ये आपका क्या है, ये गर्भाशय जहाँ पे 9 महीने तक बच्चा रहेगा। ये आपका खून का बना हुआ परत है जिसको हम एंडोमेट्रियम परत कहते हैं। यही परत क्या करता है, बच्चे को 9 महीने तक यहाँ पर रहने में मदद करता है। अगर बच्चा नहीं आएगा माँ के गर्भ में तो ये टूट करके क्या होगा, आपके योनि से, महिला के योनि से बाहर निकल जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलो आगे की तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मादा जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में आपका अंडाशय आता है, जबकि सहायक जनन अंग में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बाह्य जननांग आदि पाए जाते हैं। ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि, ये महिला के 2 ग्रंथियां हैं जो जनन तंत्र में पाए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका अंडाशय के बारे में। अंडाशय यह प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय युग्मक यानी मादा युग्मक का निर्माण करता है और फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करेगा।
अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय की पतली उपकला, ये अंडाशय के चारों तरफ जो लेयर है उसको हम कहते हैं एपिथीलियम, एपिथीलियम लेयर, ठीक है। अंदर वाले भाग को हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों में बटी होती है, एक होता है हमारा परिधीय वल्कुट और एक होता है मेडुला। यानी देखो ये हमारा क्या है, अंडाशय है। अंडाशय अखरोट के समान होता है, इसके चारों तरफ जो लेयर है उसे उपकला लेयर कहते हैं। अंदर के भाग 2 होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो किनारे वाला भाग है इसे कहते हैं कॉर्टेक्स और सबसे अंदर वाला भाग कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। ये आपको याद रखना है। अब आगे अंडवाहिनी के बारे में, तो प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ये प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जुड़ता है, यानी अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक की लंबी नलिका होती है। अंडाशय के पास अंडवाहिनी यानी जिसको हम डिंब वाहिनी कहते हैं वो पाया जाता है, जो कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहते हैं। इस कीपक के किनारे पर अंगुली नुमी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो याद रखना झालर या फिम्बरी कहते हैं, जो अंडा को पकड़ने का काम करेगा। चलो ये भी हो गया आपका अंडवाहिनी के 3 भाग, सबको याद रखना है। ये भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है हम उसे संकीर्ण पथ कहते हैं। जहाँ शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उसे तुम्बिका कहते हैं। जो कीप के समान होता है उसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। याद रखना निषेचन कहाँ होता है? तुम्बिका यानी एम्पुला रीजन में, यानी एम्पुला रीजन में आपका निषेचन की क्रिया होगी। अब बात करते हैं गर्भाशय की। ये केवल एक होता है, इसे बच्चेदानी भी कहते हैं क्योंकि बच्चा 9 महीने तक यहीं पर रहता है। इसका आकार उल्टी नाशपाती के समान होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर कैनाल की रचना करता है। ठीक है, याद रखना गर्भाशय के नीचे वाले हिस्से को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, जो योनि से मिलता है। गर्भाशय की 3 भित्तियां यानी गर्भाशय में 3 परत होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिया का, यानी अगर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इस हिस्से को भग कहते हैं। यहाँ पर आपको जो ऊंचा थोड़ा सा वसा वाला भाग दिखाई दे रहा, जहाँ पर रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं, इस भाग को कहते हैं जघन सेल, जघन सेल। और इस पर जो बाल होते हैं उसे कहा जाता है जघन रोम, उसे कहते हैं जघन रोम। ये पूरा हिस्सा भग कहलाता है। अब इसके चारों तरफ 2 परत पाया जाता है, ठीक है। बाहर वाले को कहते हैं दीर्घ लघु भगोष्ठ, दीर्घ भगोष्ठ, और अंदर वाले लेयर को कहते हैं जो पतला सा है उसे कहते हैं लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ। अब अंदर में देखा जाए तो यहाँ एक छिद्र होता है, इसे कहते हैं मूत्र छिद्र, जहाँ से महिला मूत्र को बाहर निकालती है। और इसके ठीक नीचे एक और छिद्र होता है जिसे योनि कहा जाता है। इस योनि के चारों तरफ एक पतला सा परत पाया जाता है जिसे योनि छद्म या हाइमन कहते हैं। ये बहुत पतला, कागज से भी पतला होता है, जो एक्स्ट्रा अगर महिला कोई फिजिकल काम करती है तो वो आसानी से टूट जाता है। पहले के लोगों को लगता था कि जब महिला फर्स्ट टाइम सेक्स करती है तो ये परत टूटता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। महिलाएं अगर फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहेंगी तो ये लेयर आसानी से टूट जाएगा क्योंकि ये बहुत पतला होता है। मूत्र छिद्र के ऊपर एक बेलनाकार संरचना होता है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेल के शिश्न के समजात होता है। ये क्या करता है? तो ये आपका संवेदनशील होता है, ये सेक्स के दौरान संवेदना उत्पन्न करता है, ये आपको याद रखना है। तो ये महिला का बाह्य जनन अंग है जिसको हम बाह्य जननेंद्रियां कहते हैं। इसके अंदर आपका क्या क्या आ रहा है? जघन सेल, वृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, ठीक है, योनि छद्म यानी हाइमन, और भगसेफ जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। ये मेल के शिश्न के समजात होता है। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया? पूरा का पूरा मादा जनन तंत्र को कंप्लीट कर दिया। अब आप हमको कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। बायोलॉजी में आपको सबसे कठिन चैप्टर कौन सा लगता है, कठिन टॉपिक
टॉपिक कौन सा लगता है, चैप्टर नहीं करते हैं, टॉपिक करते हैं। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी एकदम आसान भाषा में मादा जनन तंत्र समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को मेरे, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही दमदार टॉपिक पर वीडियोस हम लाते रहें। तो अच्छा, तो हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।